बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 9 and period is biology. Today students we are going to discuss about chapter number 7, that is bioenergetics, and in our previous lecture we discussed about definition of bioenergetics and about energy, forms of energy, and we have short discussion about photosynthesis. Now today we are going to continue the topic of photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants prepare their own food, and आपको ये भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। इसी तरह एल्गा अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, एल्गा के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसी तरह से सम बैक्टीरिया and some protozoans, they are able to prepare their own food and they use the process of photosynthesis to prepare their own food. So what is the definition of photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants prepare their food, and in this process carbon dioxide and water एंड वाटर को यूज किया जाता है। इसको यूज करते हुए ग्लूकोज फॉर्म होता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इस रिएक्शन में ये जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यहाँ पर रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसके साथ साथ यहाँ पर किस चीज की जरूरत होती है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें ग्लूकोज फॉर्म होती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ग्लूकोज फूड है, प्लांट की ये फूड है, और ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो जाती है। आपको बताया था कि प्लांट के लीफ में पोर्स मौजूद होते हैं। इन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं और ये पोर्स स्टोमेटा कहलाते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर होती है लीफ के अंदर। एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर होती है। इसी तरह वाटर आ रहा होता है। जो जाइलम वेसल्स हैं वो रूट से वाटर और मिनरल को लीफ तक पहुंचाते हैं, रूट से कैरी करके। तो जाइलम वेसल्स के थ्रू यहाँ पर वाटर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आ रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं, कब रिएक्ट करेंगे, जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी। सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म होती है जो कि प्लांट की फूड है, और ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑक्सीजन गैस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है और ये स्टोमेटा के थ्रू ही
एनवायरनमेंट में वापस रिलीज हो जाती हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। ये जो ग्लूकोज है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। जब ग्लूकोज फॉर्म हो गई तो अब ये इसकी फूड है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। किस तरह से? फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज फॉर्म हुआ है और ये ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाता है? स्टार्च और पॉलीसैकेराइड्स में। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होने के बाद एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और इस तरह से ये स्टार्च का मॉलिक्यूल भी फॉर्म करते हैं और अदर पॉलीसैकेराइड्स भी फॉर्म करते हैं। इसी तरह से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जब ग्लूकोज बनता है तो ये ग्लूकोज सुक्रोज में भी चेंज हो जाता है। सुक्रोज में चेंज होने के बाद यहाँ पर जो स्टोरेज पार्ट होते हैं प्लांट के, वहां पर ये इस फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे कि सीड्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर ये ग्लूकोज सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर होता है। इसी तरह से ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? नाइट्रेट्स में चेंज होता है। ग्लूकोज अमाइनो एसिड के साथ, अमाइनो एसिड के में चेंज होकर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके अमाइनो एसिड में चेंज होता है और अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन फॉर्म हो जाती है और ग्लूकोज से ही फैट फॉर्म होता है प्लांट के अंदर, जो कि उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज नाइट्रेट्स और फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोटाइड भी फॉर्म करते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड आगे जाके न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह प्लांट में या एल्गा के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बन रहा है और उस ग्लूकोज से अदर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म हो जाते हैं। यही ग्लूकोज रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज होता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है और फिर उस ग्लूकोज से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। आगे अगर हम देखें कि ये जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या चीज बना रहे हैं? ग्लूकोज फॉर्म करते हैं एंड ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ पर चली जाती है? वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो अगर देखा जाए तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहती है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, सब रेस्पायर करते हैं और रेस्पायरेशन के प्रोसेस में एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जब हम एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है ये वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है और इस तरह से जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है वहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखती है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मॉलिक्यूल भी फॉर्म कर रहा है, फूड भी प्रोवाइड कर रहा है और इसके साथ साथ क्या करता है? एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन रखता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में यूज हो रहा है। तो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो इस तरह वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एनवायरनमेंट में जा रही है। तो हो सकता है कि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, लेकिन प्लांट इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और एल्गा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं। एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को जब यूज करते हैं तो इससे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, इसी तरह एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। और अगर एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सन की हीट को एब्जॉर्ब करता है। सन की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बहुत हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो इसका मतलब है
कि ये क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा सन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और सन हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और क्या कॉज होगी, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या करता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और ग्लोबल वार्मिंग से प्रिवेंट करता है। तो ये तो हो गए बेनिफिट से, फोटोसिंथेसिस से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। आपको ये बताया था कि प्लांट के अंदर मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। लीफ के अंदर कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जो मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं। इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, ऑर्गेनील्स मौजूद है जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ऑर्गेनील है जो क्या कहला रहा है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनील है जिसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट कलर के पिगमेंट मौजूद होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स से स्पेशल सेल्स मौजूद हैं। इन स्पेशल सेल्स के अंदर ऑर्गेनील है जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट, और भी पिगमेंट मौजूद हैं, व्हाइट, रेड, वॉयलेट, डिफरेंट कलर के पिगमेंट मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। इस क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, ये सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सन मौजूद है, जितनी भी लाइट एनर्जी आ रही है, बिगेस्ट सोर्स है, ओनली वन सोर्स है लाइट का, वह वो सन से आ रही है। और ये क्या कर रहा है, क्लोरोफिल इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये किसमें चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन, क्यों क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सनलाइट यानी लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और कौन सी केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में और NADPH2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्रीवियस लेक्चर में आपको एटीपी और एडीपी के बारे में बताया था कि ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी स्टोर होती है एटीपी मॉलिक्यूल में। और ये क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। क्लोरोफिल लाइट को, सनलाइट को कैप्चर कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। और किस तरह की केमिकल एनर्जी बन रही है, कौन से मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, एटीपी एंड NADPH2 फॉर्म हो रहा है। एटीपी एंड NADPH2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये केमिकल्स हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से यहाँ पर कन्वर्जन हो रही है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, आपको बताया कि प्लांट के अंदर लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनील्स हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनील है जो डबल मेम्ब्रेन होता है, इसकी मेम्ब्रेन डबल होती है। यहाँ पर इसकी आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ये इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील। यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर मौजूद होता है एक लिक्विड, ये सेमी लिक्विड है जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं। और ये जो यहाँ पर मीडियम मौजूद है जो कि सेमी लिक्विड है, इसमें प्रोटीन मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या हुआ, सेमी फ्लूइड
protein containing medium. क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील है, इसके बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अंदर क्या मौजूद है? सेमी फ्लूइड मौजूद है जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। तो ये जो सेमी फ्लूइड प्रोटीन कंटेनिंग मीडियम है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है? अदर नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, इस तरह की मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क मौजूद होता है। और ये नेटवर्क ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये थाइलाकॉइड कहलाती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा क्या है? सेमी फ्लूइड प्रोटीन कंटेनिंग मीडियम है। इसके अलावा क्या पाया जाता है? यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है, डिफरेंट मेम्ब्रेन मौजूद हैं। और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनका एक नेटवर्क होता है, इन मेम्ब्रेन्स को थाइलाकॉइड कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होती हैं और एक स्टैक फॉर्म करती हैं, जिस तरह आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये तमाम जो थाइलाकॉइड्स हैं ये मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर पाइलअप हो जाती हैं और पाइलअप होने के बाद ये एक स्टैक फॉर्म करती हैं। इस स्टैक को ग्रैना कहा जाता है। सिंगुलर में इसको ग्रैनम कहते हैं, प्लूरल में इसको ग्रैना कहा जाता है। Okay, this is the picture of chloroplast, and chloroplast is the double membranous organelle. Inside the membrane there is a semi-fluid protein containing medium that is called as stroma, and another network of membrane is also present inside the chloroplast, and these membranes are called as thylakoids. ये जो मेम्ब्रेन्स हैं these thylakoids pile up and form a stack, this is called as grana. यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया? ग्रैनम फॉर्म हो गया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होगा? ये जो ग्रैना है इस ग्रैना के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या करेगा? ये जो सनलाइट है, सन मौजूद है, इस सनलाइट को कैप्चर करेगा। यानी कि यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रही है लाइट एनर्जी की केमिकल एनर्जी में, वो कहाँ पर होती है? थाइलेकॉइड के अंदर होती है। थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। और ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, और उसके बाद ये इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल भी आपको बता दिए कि कौन सी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में और NADPH2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब ये कन्वर्जन किस तरह से हो रही है कि ये लाइट एनर्जी को किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किस तरह कन्वर्ट करता है? यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, सनलाइट भी आ रही है और इसके साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी आ रहा है जो जाइलम वेसल्स के थ्रू आता है। ये सनलाइट कैप्चर हो गई क्लोरोफिल में, और अब यहाँ पर एंजाइम्स मौजूद हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ एक सिंपल सा रिएक्शन नहीं है, एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, बल्कि स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो सनलाइट कैप्चर हुई है, ये सनलाइट क्या करेगी? एंजाइम्स की मौजूदगी में वाटर को ये स्प्लिट आउट कर देती है, तोड़ देती है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है, और वाटर की ब्रेकडाउन होने के बाद ये H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और इसके साथ साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है, सनलाइट मौजूद है, ये लाइट इसको तोड़ रही है, ब्रेकडाउन कर रही है। किसमें ब्रेकडाउन कर रही है? हाइड्रोजन आयन में, ऑक्सीजन गैस में और इलेक्ट्रॉन के अंदर। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? लाइट की वजह से हो रही है, इसलिए इसको फोटोलाइसिस कहा जाता है कि लाइट की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है आयन में।
पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होगी और ये ऑक्सीजन गैस जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू लीफ से आउटसाइड चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है कि थाइलाकॉइड के अंदर, थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल मौजूद है, थाइलाकॉइड के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, थाइलाकॉइड के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं इसमें हर पिगमेंट जो है वो लाइट डिफरेंट वेव की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। डिफरेंट पिगमेंट है, हर तरह का पिगमेंट मौजूद हो सकता है, येलो कलर का, व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद है और ये जो पिगमेंट होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वॉयलेट को एब्जॉर्ब करता है और इसी तरह ब्लू लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इस वजह से ये ग्रीन कलर का नजर आता है कि जो क्लोरोफिल है हम कहते हैं वो ग्रीन कलर का है। वो क्यों ग्रीन कलर का है? क्योंकि ग्रीन कलर का क्यों नजर आ रहा होता है? क्योंकि इस थाइलाकॉइड के अंदर आपको बताया डिफरेंट पिगमेंट मौजूद हैं, हर पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल रेड, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जबकि ग्रीन लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। दैट्स वाई इट्स लुक ग्रीन इन कलर, इस वजह से ये ग्रीन कलर का नजर आता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो पिगमेंट मौजूद होते हैं थाइलाकॉइड के अंदर, जो पिगमेंट मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ थाइलाकॉइड के अंदर क्या मौजूद होते हैं? डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हैं थाइलाकॉइड के अंदर और इसके साथ क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं इस थाइलाकॉइड के अंदर। ये पिगमेंट्स और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम फोटो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहला रहा है? जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है वो सिस्टम क्या कहलाता है? फोटो सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन रिएक्शन में फिर क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो ये जो फोटो सिस्टम का रिएक्शन है इसके अंदर यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि लाइट एनर्जी चेंज हो रही है, किसमें? केमिकल एनर्जी में। और कैसे चेंज हो रही है? तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल मौजूद है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये लाइट क्या कर रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन कर रहा है, फोटोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल अभी आपको इक्वेशन लिख के दिखाई थी कि किसमें टूट रहा है? ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन में और H पॉजिटिव आयन में। ऑक्सीजन यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, ये स्टोमेटा के जरिए यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं फोटोलाइसिस से, H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो रही है। इस इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को गेन करके ADP मॉलिक्यूल जो एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ऑलरेडी सेल के अंदर मौजूद है वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके, एनर्जी को यूज करके फॉस्फोरस ग्रुप के साथ कंबाइन होगा, इसको अपने साथ अटैच करेगा और ATP मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, यानी एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया? एक एनर्जी का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है। लाइट एनर्जी से क्या बन गई है? केमिकल एनर्जी फॉर्म हो गई है। इसी तरह से ये जो H पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो बन रहा है, ये H पॉजिटिव और ऑक्सीजन सेल में मौजूद NADP के साथ रिएक्ट करेगा। H पॉजिटिव है और ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और H पॉजिटिव मिलकर क्या करेगा?
इसके साथ मिलकर NADPH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। सही, कि किस तरह से कन्वर्जन हो रही है, पिगमेंट मौजूद है। सबसे पहले आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील के अंदर क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन कंटेनिंग मीडियम है जो कि क्या है, सेमी फ्लूइड है, इसको स्ट्रोमा कह रहे हैं। स्ट्रोमा में मेम्ब्रेन मौजूद है, मेम्ब्रेन्स पाइलअप होती हैं, पाइलअप होकर स्टैक फॉर्म करती हैं जिसको हम थाइलेकॉइड कह रहे हैं। इस थाइलेकॉइड के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं। ये डिफरेंट पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, फोटोसिस्टम बनाते हैं। और इस फोटोसिस्टम में क्या हो रहा है, आगे जाके सारे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन होते हैं। फोटोसिस्टम के रिएक्शन किस तरह होते हैं कि क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल आपको बताया कि ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वॉयलेट, रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है जिसकी वजह से ये खुद ग्रीन कलर का नजर आ रहा होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस लाइट एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है एनर्जी का। एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर हो जाती है एटीपी और NADPH2 के मॉलिक्यूल की फॉर्म में। यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसीजर आपको बताया, इस प्रोसीजर के लिए लाइट नेसेसरी है, लाइट का होना जरूरी है। ये रिएक्शन लाइट के बगैर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बताया कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो लाइट की प्रेजेंस में ही इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। लाइट से, रोशनी से, सनलाइट से वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है जिसको हम फोटोलाइसिस कह रहे हैं। अगर लाइट होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी और अगर लाइट नहीं होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन नहीं होगी। यानी इस तमाम प्रोसीजर के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो अब तक आपको समझाया है, इसके लिए लाइट नेसेसरी है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, यहां पर कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा। इट इज अ नॉन साइक्लिक रिएक्शन। ओके, फोटोसिंथेसिस में अब तक जितना रिएक्शन हुआ, ये वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई, केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी चेंज हो गई है और इन सब के लिए लाइट का होना नेसेसरी है। इसलिए हम इसे लाइट एनर्जी और लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये ATP का मॉलिक्यूल और NADPH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है, इसके बाद एक दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है जिसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं या फिर इसको बेंसन साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन साइकिल और बेंसन साइकिल, ये साइक्लिक रिएक्शन है। जो लाइट रिएक्शन आपको बताया वो एसाइक्लिक या नॉन साइक्लिक रिएक्शन था, वहां कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही थी। अब जो रिएक्शन स्टार्ट होगा, एनर्जी के मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जो रिएक्शन स्टार्ट होंगे वो केल्विन साइकिल या फिर इसको बेंसन साइकिल भी कहा जाता है। और केल्विन साइकिल, बेंसन साइकिल या फिर इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, जिसमें कि C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म होता है।
इनिशियली सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, इसमें 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। या फिर आप इसे एक साथ लिख लीजिए कि केल्विन बेंसन साइकिल भी इसको कहा जाता है। केल्विन बेंसन साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस साइकिल को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम केल्विन बेंसन साइकिल रखा था और इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये साइक्लिक रिएक्शन है। अब यहाँ क्या होगा कि अब जो रिएक्शन स्टार्ट होगा उसके लिए हमें लाइट की जरूरत नहीं है। जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए, इसके बाद जितने भी स्टेप आएंगे उसके लिए लाइट नेसेसरी नहीं है, लाइट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब जितने भी रिएक्शन होंगे उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, इन एनर्जी के मॉलिक्यूल से आएगी, इन केमिकल मॉलिक्यूल से आएगी। इसलिए अब जो स्टार्ट हो रहा है केल्विन बेंसन साइकिल या फिर हम जिसे C3 साइकिल कह रहे हैं, इसके लिए लाइट नेसेसरी नहीं है। एनर्जी कहाँ से हासिल हो रही है, ATP या NADPH2 मॉलिक्यूल से हासिल हो रही है। तो फिर हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ATP मॉलिक्यूल से और NADPH2 मॉलिक्यूल से एनर्जी मिल रही है, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, केल्विन साइकिल है, केल्विन बेंसन साइकिल है या C3 साइकिल हम इसको कह रहे हैं। यहाँ पे पूरा एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ATP और ADP मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी। ATP मॉलिक्यूल दोबारा किसमें टूट जाएगा, इसी तरह से इसकी ब्रेकडाउन होगी ADP और फास्फोरस ग्रुप में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये जो NADPH2 मॉलिक्यूल है इसकी ब्रेकडाउन होगी। ये NADP में हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। जब यहाँ पर अब रिएक्शन इसका अपोजिट हो गया, पहले फॉर्मेशन हुई थी, अब ब्रेकडाउन हो रही है। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ब्रेकडाउन में एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी के रिलीज होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर की ब्रेकडाउन हुई थी, जो हाइड्रोजन आयन बना था, ये हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करेगा। एक स्टेप नहीं है, ये भी सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप होंगे, बहुत सारे रिएक्शन होंगे, जब जाके ग्लूकोज फॉर्म होगा। डिफरेंट एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अभी आपको इस स्टेज पर वो तमाम स्टेप्स नहीं पढ़ने हैं। सिंपल आपको ये पढ़ना है कि ATP मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा ADP और फास्फोरस में, NADPH2 वापस टूट जाएगा NADPH पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी यूज की जाएगी जिसके लिए ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ था वाटर से, H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ था, ये H पॉजिटिव आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन 2 मेन काइंड्स ऑफ रिएक्शन है, 2 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन के होने के बाद ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर? कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट करते हैं। The factor which affect the rate of biochemical reaction are called as limiting factor। ऐसे फैक्टर, ऐसे पॉइंट जो किसी भी रिएक्शन की रेट को, रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग रिएक्शन क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस का जो एक इक्वेशन आपको दी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होना चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए, जब जाके ग्लूकोज फॉर्म होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, यानी सनलाइट टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे
लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। इसी तरह हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिमिटिंग फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर लो होगी तो इसी तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। थर्ड लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर है लाइट इंटेंसिटी। अगर लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक कांस्टेंट लेवल पर आ जाता है। तो ये वो फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट करते हैं, इसके रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट करते हैं, और वो फैक्टर जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। सो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब ये किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, वाटर की नीड है, लाइट की और क्लोरोफिल की नीड है, जब जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए कितने रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स के रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट नेसेसरी है, अगर लाइट होगी तो फिर यहाँ पर फोटोलाइसिस का प्रोसेस होगा और वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी, और अगर लाइट नहीं होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन नहीं होगी। वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और फिर ये एनर्जी किसमें यूज की जाती है, एडीपी फास्फोरस के साथ मिलता है। इस एनर्जी को यूज करते हुए, इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए, और एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इसी तरह एनएडीपी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर एनएडीपी H2 का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इतना रिएक्शन क्या कहलाएगा, लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा, और जो दूसरा स्टार्ट होता है जिसको हम डार्क रिएक्शन कह रहे हैं, इसमें लाइट की नीड नहीं होती है, क्योंकि अब एनर्जी कहाँ से आ रही है, इन केमिकल मॉलिक्यूल से आ रही है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इस साइकिल को केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल भी कहा जाता है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि जो लाइट रिएक्शन से एटीपी फॉर्म हुआ है, इस केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में उस एटीपी मॉलिक्यूल को यूज किया जा रहा है, इसकी ब्रेकडाउन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह NADPH2 जो फॉर्म हुआ है वो केल्विन साइकिल में यूज हो रहा है, और दोबारा से ये किसमें चेंज हो रहा है, NADP H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आयन में ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये रिलीज कर रहा है, और यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो एनर्जी किस लिए यूज की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन आयन बना है उस हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, शुगर यानी ग्लूकोज फॉर्म करेगा। तो दैट्स अबाउट टुडेज लेक्चर एंड नोट डाउन योर होमवर्क। आपको फिर बता रही, फोटोसिंथेसिस एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन होते हैं, और इसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम के बगैर ये रिएक्शन नहीं कंप्लीट होते। होमवर्क क्या है, आपको करना है डायग्राम ड्रॉ डायग्राम ऑफ पेज नंबर 124, चैप्टर नंबर 7 का टाइटल पेज बनाने के बाद आप क्या करेंगे, पेज नंबर 124 पर यही क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। एंड दैट्स अबाउट टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन, द सेम चैप्टर दैट इज बायो एनर्जेटिक्स, एंड टॉपिक विल बी चेंज एंड टॉपिक विल बी रेस्पिरेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज।